हेलो स्टूडेंट्स, आज मेरा पहला लेक्चर है और मैं इसमें बिहार ज्योग्राफी डिस्कस करने वाली हूँ। किसी भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स के लिए हमें उस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, पब्लिक सर्विस के एग्ज़ाम्स और उसके अलावा उसमें ये सब चीज़ें मायने रखता है कि कितना पॉपुलेशन है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स है, किस तरह के रॉक्स से बना हुआ है, कहाँ कितनी नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ें हैं बट आपको याद रह जाती है तो आपके नंबर्स बढ़ते जाते हैं। दूसरी चीज़ है कि मैं ये मेरा पहला लेक्चर है तो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होगा, और जब आप लेक्चर्स देखें और फॉलो करें तब आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे में। सबसे पहली चीज़ कि मैं बेसिक्स की तरफ फोकस रखती हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीके में ये है कि सामने वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना मुझे आता है उतना सामने वाले को आना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेरा मेन मोटो होगा, ठीक है। और साथ में इस तरीके से बेसिक्स से जब आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर बेसिक्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत चाहे वो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हो या बीपीएससी के या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हो, आप हमेशा देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल का होता है और लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने के चक्कर में हम बेसिक्स को कहीं पीछे छोड़ देते हैं। तो वो मैं नहीं करना चाहती हूँ, मैं बेसिक्स के साथ चलूँगी। और जो दूसरी बात होगी कि जब आप जैसे आपको किसी एग्ज़ाम का पीटी में बैठना है, प्रीलिम्स के लिए कई बार क्या होता है कि आप वन लाइनर्स फॉलो करना चाहते हैं कि हाँ वन लाइनर्स पढ़ लेंगे, फटाफट पढ़ लेंगे तो जल्दी जल्दी टिक हो जाएगा। अब पीटी निकल जाता है, पीटी और मेंस के बीच में गैप ज़्यादा नहीं मिलता है, ठीक है। कभी कभी मिल जाता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर डेट एक्सटेंड हो गया तो उस पर एक प्रेशर बना रहता है कि आपको फिर से दोबारा पढ़ना है, क्योंकि मेंस में आपको लिखना ज़रूरी है। आप लिखेंगे नहीं तो नंबर मिलेगा नहीं। वन लाइनर से आप मेंस नहीं लिख सकते, फिर पीछे जाओ, उतना पढ़ो, ठीक है। जितना ज़्यादा लेट होता रहता है उतना ज़्यादा टेंशन प्रेशर बढ़ता जाता है। तो मेरा मेन फोकस यही होगा कि हम इस तरह से तैयारी करें कि हम पीटी तो निकालें ही, साथ साथ मेंस भी निकल जाए, ठीक है। क्योंकि जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं तो आप कैसे भी क्वेश्चंस में अपने फंडास को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो ये कि अब ये जानना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं। जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, अगर मैं 20 मिनट्स का एक लेक्चर दे रहा हूँ तो क्या उसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला भी है कि नहीं, या फिर मैं बस पढ़ता ही जा रहा हूँ, ठीक। तो उसके लिए है कि जब जब इस तरह के क्वेश्चंस मैं पढ़ाते वक्त आएगा, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, तो ये मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी कि उस समय मैं ये बताऊँ, उस चीज़ों को मैं एक बार फिर से दोहराऊँ कि हाँ ये इस तरह के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं या जाते हैं या जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता चलेगा कि आपका भी पता रहेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और सही चीज़ें पढ़ रहे हैं, और मुझे भी पता रहेगा कि मैं सही चीज़ें पढ़ा रही हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ये बिहार ज्योग्राफी का लेक्चर 1 है, इसमें मतलब है कि कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का होगा कि हाँ क्या होता है बिहार ज्योग्राफी रिलेटेड। तो ये है बिहार का एक फ़िज़िकल और एक पॉलिटिकल मैप जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये पॉलिटिकल मैप में आप देख रहे हैं कि इसमें डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है बिहार। तो टोटल नंबर ऑफ़ डिस्ट्रिक्ट्स क्या है बिहार में, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बिहार कहाँ पे स्थित है। तो बिहार स्थित है आपके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट पार्ट है इंडिया का ये। और अब वो नॉर्थ ईस्टर्न 7 स्टेट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी नॉर्थ और ईस्ट तरफ है। और इसका जो शेप आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कि इसका जो शेप है
वो है क्वाड्रिलेटरल शेप है स्टेट का, और ये एक लैंडलॉक स्टेट है। आप कैसे कहते हैं कि ये एक लैंडलॉक स्टेट है? क्योंकि ये कहीं से भी पानी से नहीं घिरा हुआ है, चारों तरफ से इसकी ज़मीन है। जैसे कि अब यहाँ इसका नेबर कौन है? तो यहाँ इसका नेबर है नेपाल, ठीक है। अब यहाँ से कौन है? तो यहाँ से है वेस्ट बंगाल, यहाँ से कौन है? तो यहाँ से है झारखंड, और इधर से है यूपी। यूपी है, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है और ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। अब लैंड में भी कई बार ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार किस किस स्टेट से नेबर में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो कई बार ऑप्शंस में आते हैं आपके उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी। लेकिन आज आपको पता है कि अगर नेबरिंग स्टेट्स के बारे में बात किया जाए तो इसमें सिर्फ कुछ ही स्टेट्स हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और यूपी, और नेबरिंग कंट्री में नेपाल, नॉर्थ साइड में नेपाल है, ठीक है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपने एक बार पढ़ लिया, आपको याद हो गया, अगर क्वेश्चन आता है आप बना दिए, आप चलते बने, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब है कि नियरेस्ट पोर्ट कौन सा है। अगर हमारे मतलब से हमसे पूछा जाता है कि यहाँ का कौन सा नियरेस्ट पोर्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? नियरेस्ट पोर्ट कहाँ है? हल्दिया, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा मैप में कि बिहार का जो ये है, ये नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर्स में बटा हुआ है। तो जो नॉर्थ टू साउथ बताते हैं हम, जैसे कि मैं इस फिगर में बताती हूँ, और ईस्ट टू वेस्ट। ईस्ट टू वेस्ट हमें बीच में से लेना चाहिए वैसे, जैसे कि यहाँ से, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ में जो डिस्टेंस है वो अराउंड है 345 किलोमीटर। आप देख के बता सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा है, और जब हम ईस्ट टू वेस्ट की बात करते हैं तो ये अराउंड है 483 किलोमीटर। जैसे कि मैंने बताया आपको। अब जो गंगा जी है, आप इस मैप में अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे गंगा जी एंटर करती हैं। अब गंगा जी एंटर कहाँ से करती हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम्स में, बीपीएससी के एग्ज़ाम में। अब गंगा जी एंटर कहाँ से करती है और गंगा जी एग्ज़िट कहाँ से करती है? तो आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो नदी है, ये है गंगा जी, जो कि इसके बारे में मैं ऑब्वियसली डिटेल में पढ़ाऊँगी, लेकिन उससे पहले जस्ट हमें थोड़ा सा जानना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर है तो आगे आपको समझ में आने के लिए इजी होगा। गंगा जी इसको 2 अनइक्वल पार्ट्स में बांटती हैं। ये आपको दिख रहा होगा इस मैप में, ऊपर में देखिए इक्वल पार्ट नहीं हो रहा है, 2 अनइक्वल पार्ट में आती है। तो गंगा, रिवर गंगा की एंट्री कहाँ है? चौसा। चौसा कहाँ है? बक्सर में। और एग्ज़िट कहाँ है बिहार से? भागलपुर। आप आराम से इस फिगर से भी आप रिलेट करके देख सकते हैं कि बक्सर से आ रही हैं और भागलपुर से एग्ज़िट करके वेस्ट बंगाल में जा रही हैं, ठीक है। और अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन
कि क्या है जोग्राफिकल एरिया। अगर आप बिहार स्टेट की बात करते हैं तो जोग्राफिकल एरिया क्या है, तो जोग्राफिकल एरिया के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये अराउंड है 94163 स्क्वायर किलोमीटर। ये कितना परसेंट है बिहार में जितना भी लैंड पाया जाता है, इंडिया में जितना भी लैंड पाया जाता है उससे, वो है अराउंड 2.86% ऑफ इंडिया। ठीक है, आता है 12वें नंबर पे। 12वें नंबर का रैंक है हमारा लैंड वाइज, हम 12वें नंबर पे बिहार स्टेट आता है और 2.86% लैंड है हमारे पास। ठीक, अब है पॉपुलेशन की बात, जो कि और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि पॉपुलेशन कैसा है, कितना पॉपुलेशन है। अगर इतना लैंड है हमारे पास तो कितना पॉपुलेशन है। तो 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं जो भी आंकड़े हैं वो मैं बताऊंगी। ये है 10,40,99,452। ठीक है, तो बिहार स्टेट की कुल पॉपुलेशन है 10 करोड़। कितना, और ये 10 करोड़ जो ये जो पॉपुलेशन है वो कितना टोटल हमारा जो भी सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ या जो भी है पूरे इंडिया का, उसका कितना परसेंट है ये है 8.6% पूरे इंडिया का पॉपुलेशन से। तो आप यहाँ पे ये ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास लैंड तो सिर्फ, हमारे पास देखिए हमारे पास लैंड है 94,000, ठीक है, जो कि 2.86% है इंडिया के टोटल का। ठीक है, लेकिन जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो ये 8.6% है पूरे कंट्री का टोटल पॉपुलेशन। तो आप सोचिए कि 2.8% लैंड है, उसमें 8.6% पॉपुलेशन रहता है, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी ज़्यादा हो जाएगी। हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है अराउंड 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, 1106 लोग। ठीक है, तो आप ये सोच सकते हैं कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होने की वजह से अब ये क्वेश्चन उठता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको मेंस में कि अगर आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो क्या ड्रॉबैक्स है इसके, क्या आपको फ़ायदा लगता है या फिर इसके ड्रॉबैक्स है। तो आप बता सकते हैं कि हाँ, इस तरह से जब पॉपुलेशन बहुत डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो जनता को जो सुविधाएं मुहैया की जानी चाहिए बहुत सारे लोगों के होने से उतना मुहैया नहीं हो पाता, जो कि सही भी है कि स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट है, उतना ही माइग्रेशन है एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेबर जाने के लिए, ये सब चीज़ें। तो जो भी था ये एक जस्ट एक जनरल आइडिया आपको एक मैप देख के आपको मिल गया कि हाँ कितना पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, कौन नेबरिंग कंट्री या नेबरिंग स्टेट्स है, कितने किलोमीटर्स है ये, और सबसे इम्पोर्टेंट नदी हमारे रिवर गंगा वो कहाँ से आती हैं, और बिहार को दो अनइक्वल पार्ट्स में बांटते हुए बिहार से भागलपुर से निकलते हुए वेस्ट बंगाल में चली जाती हैं। तो अगले जो स्लाइड है उसमें हम क्या पढ़ेंगे अभी, जियोलॉजी ऑफ बिहार। अब जियोलॉजी ऑफ बिहार किसको कहते हैं, क्या है जियोलॉजी। जियोलॉजी ऑफ बिहार जब हम पढ़ाएंगे तो क्या है इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट है कि किस तरह के पत्थरों से बना है बिहार, इसको बनने के लिए किस तरह के पत्थर का ज़रूरत पड़ा या पत्थर से बना है। तो ये बना है यंगर और ओल्डर दोनों तरह के रॉक फॉर्मेशन से बना हुआ है। ठीक है,
अब यंगर किसको कहते हैं कि जब कोई पत्थर टर्शरी पीरियड में बना हो, तो उसको यंगर कहते हैं। जब कोई पत्थर प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना हो, तो उसे ओल्डर कहते हैं। ठीक है, ये बहुत चीज़ है, ये पूछा जा सकता है। इसको पूछने में 2 मिनट नहीं लगेगा और आपको बनाने में भी 2 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, तो दोनों तरह के ही रॉक्स है हमारे स्टेट में, यंगर भी है, ओल्डर भी है। और क्लासिफाई करेंगे हम जब रॉक्स की जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस तरह के रॉक्स हैं, तो क्लासिफिकेशन में हमें 4 भाग में बांटना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहला है धारवाड़। अब धारवाड़ रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं? अब मैं बताती हूँ मैप में आपको धारवाड़ रॉक्स कहाँ पाए जाते हैं। धारवाड़ रॉक्स पाए जाते हैं मुंगेर, दिख रहा है आपको ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट, जमुई, नवादा। ये जो पर्टिकुलर एरिया है नीचे का, यहाँ आपका पता है, आपको यहाँ झारखंड है, यहाँ पे आप छोटा नागपुर प्लेटू से मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेल्ट है। तो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपको मिलेगा धारवाड़ रॉक। ठीक है, अब आप मैप देख के, ये जो पॉलिटिकल मैप मैंने यहाँ लगाया है, उससे आपको एक अनुमान लग गया है कि कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे में। सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले। तो धारवाड़ रॉक्स पाया जाता है आपको नवादा में, जमुई में, मुंगेर में। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नवादा कहाँ, ये धारवाड़ रॉक्स कहाँ पाया जाता है। अब यहाँ पे डोमिनेट क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है, ये धारवाड़ के लिए फेमस है। ठीक, तो ये अगर आपने 2-3 बार पढ़ लिया, आपको याद हो गया, उसके बाद कोई मेहनत की बात नहीं है। ठीक है, तो धारवाड़ रॉक्स के बारे में जब मैं बता रही हूँ, तो ये क्या चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे बहुत एबुडेंट मात्रा में माइका स्केट्स पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि माइका स्केट्स कौन से रीजन में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, धारवाड़ रॉक्स के साथ साथ एक माइका स्केट्स का भी क्वेश्चन बन गया। तो क्वेश्चंस बनाने का वो अनलिमिटेड तरीका है, लेकिन पढ़ने का एक लिमिटेड तरीका ही हो सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान एक लिमिट तरीके से ही ज़रूरी चीज़ें पढ़ के आगे बढ़ सकता है। और जो लगे कि हाँ, इस तरह की इन्फॉर्मेशंस की मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, उस चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख के इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ के आगे बढ़ा जा सकता है। तो धारवाड़ रॉक्स, माइका स्केट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है, वहाँ पे मिलते हैं। और जगह मैंने आपको बता दिया, मुंगेर, जमुई एंड नवादा। और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं बता देती हूँ कि किस तरह के रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं। तो एग्जाम्पल्स में आते हैं क्वार्टजाइट, फाइलाइट, ये सब बहुत थोड़ा सा बस रिवीजन करने की ज़रूरत है, याद हो जाती हैं चीज़ें। और एग्ज़ाम क्लियर। ठीक है, तो आपने पढ़ा धारवाड़ रॉक्स कहाँ पाया जाता है, क्या चीज़ से डोमिनेटेड है, और किस तरह का रॉक्स वहाँ पे बन रहा है। अब जो दूसरा है वो क्या है, जो दूसरा मैं पढ़ाने वाली हूँ वो है विंध्यान रॉक्स। अब नाम है विंध्यान, तो ये क्वेश्चन मेरा आपसे रहेगा कि ये कहाँ पाया जाता होगा। विंध्या पता है आपको, विंध्या रेंजेस है, कहाँ है? एमपी में। तो एमपी में विंध्या रेंजेस है, तो यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, जो विंध्या रेंजेस है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होके हमारे स्टेट में भी आती है। और वो कहाँ आती है? वो आती है रोहतास और कैमूर, यहाँ पे है विंध्या रेंजेस। ठीक है, नाम से पता चल गया, इधर से एमपी है
ठीक है। एमपी हमें डायरेक्ट टच नहीं कर रही है, लेकिन जो पहाड़ है वो इस तरह से बिहार के कैमूर और रोहतास में भी है। तो विंध्या रेंज रॉक्स कहाँ पाया जाता है, आपको पता चल गया, कैमूर और रोहतास में। ये ज़्यादातर जो रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं, इनका जो मेन काम होता है वो होता है बिल्डिंग पर्पस से, बिल्डिंग के लिए ये रॉक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक, कैमूर और रोहतास में पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स में आते हैं आपके, एग्जाम्पल्स क्या है, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट, डोलोमाइट, शेल्स, लाइमस्टोन, ये एग्जाम्पल है। जो तीसरा जो रॉक्स है, अब विंध्या रॉक्स के बारे में आपको पता चल गया कि किस तरह के रॉक्स पाए जा रहे हैं। अब जो तीसरे जो रॉक्स है वो है टर्शरी रॉक। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं तथित सी वाले रीजन में। अब तथित सी क्या है ये तो मुझे बताना पड़ेगा आपको। तथित सी देखिए, जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, तो हमें उसमें बताया जाता है कि जो ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, ये सब इंडियन प्लेट में आएगा, ठीक। और जो रशिया, चाइना, ये सब क्या है, ये सब यूरेशियन प्लेट में आएगा। तो ऊपर मतलब आपका यूरेशियन प्लेट हो गया, ठीक है। यूरेशियन प्लेट हो गया, नीचे जो है आपका वो इंडियन प्लेट हो गया। इन दोनों के बीच में एक सी जाती थी पुराने टाइम पे, तथित सी, ये पूरा इधर, ठीक है। तो ये तथित सी में क्या हुआ ना कि जब उस समय अलग अलग कॉन्टिनेंट शिफ्ट हो रहे थे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहे थे, तो क्या हो रहा था कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में बार बार चीज़ें टकरा रही थी, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो रहे थे। तो उस समय जो रॉक्स बने थे वो कहलाते हैं टर्शरी रॉक, ठीक है। और वो अब आपको मैंने ये बता दिया कि यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट कहाँ टकराएगा, एज पे, बाउंड्री पे टकराएगा। कोई भी चीज़ अगर टकराती है तो वो किनारों से टकराएगी, बीच में से नहीं टकराएगी। इसका मतलब है कि किनारे किनारे, मतलब जो हमारे स्टेट के जो इस तरह की जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे पाया जाता है टर्शरी रॉक। तो हाँ, इसको कहते हैं हिमालयन तेराई रीजन। हिमालयन तेराई रीजन कहा जाता है क्योंकि हिमालय के शिवालिक हिल्स है वेस्ट चंपारण, पश्चिम चंपारण में। तो ये जो बेल्ट आता है आपका, यहाँ पे आपको मिलता है टर्शरी रॉक, ठीक है, हिमालयन तराई रीजन में पाया जाता है। ठीक है। अब चौथा नंबर पे, अब जो चौथी रॉक है उसको कहते हैं क्वाटरनरी रॉक। क्वाटरनरी रॉक्स के बारे में क्या कहा जाता है कि ये को बहुत रिसेंटली बने हैं, जबकि धारवा रॉक्स के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़े आर्कियन रॉक्स हैं, मतलब पुराने टाइम के, ठीक है। लेकिन इसको कहा जाता है कि रिसेंटली बने हैं। रिसेंटली में आप एक चीज़ टर्म और यूज़ कर सकते हैं कि ये प्लीस्टोसीन पीरियड में बना हुआ है, ठीक है।
प्लीस्टोसिन पीरियड में भी बना हुआ है, रिसेंट पीरियड का है ये। और कहाँ पाया जाता है कि देखिए, अब ये वाला बेल्ट तो हमने बता दिया कि यहाँ तक मेरा हिमालयन तराई रीजन में हमने टर्शियरी रॉक डाल दिए। नीचे हमने बोला कि हमारे पास धारवाड़ रॉक्स है, इधर हमने बोला कि हमारे पास विंध्यान रॉक्स है। तो बचा कौन सा जगह? बीच में, ठीक है। बीच में मतलब क्या होता है? हिमालयस और छोटा नागपुर प्लेटू के बीच में जो रीजन पड़ता है, वहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो है क्वाटरनरी रॉक्स। सो सिंपल, 4 तरह के रॉक्स है, धारवाड़, विंध्यान, टर्शियरी, क्वाटरनरी। आपको पता है कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती है और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। अब एग्जाम्पल्स, क्वाटरनरी के एग्जाम्पल्स जो मैं बताने वाली हूँ वो एग्जाम्पल्स है एल्यूमिनियम, कॉन्ग्लोमेरेट, कोर्स ग्रेवल, ठीक है। तो इसमें आपको पता चल गया कितने तरह के रॉक्स हैं, क्या है, कौन सा कहाँ पाया जाता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हम पढ़ेंगे अब है कि जियोलॉजी ऑफ बिहार, हमें पता चल गया क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स के बारे में, ठीक। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हम पढ़ेंगे वो ये है कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार। फिजियोग्राफिक डिवीज़न बिहार का जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि फिज़िकल और स्ट्रक्चरल बेसिस पे बिहार को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है, बेसिस पे, ठीक। तो जो सबसे पहला चीज़ है वो है शिवालिक हिल्स। या फिर रेंजेस। अब बताइए शिवालिक रेंजेस कौन सी चीज़ का पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। हम जब पढ़ते हैं हिमालय के बारे में तो हिमालय रेंजेस का पार्ट है, ठीक है। तो हिमालय रेंजेस तो आपका नेपाल में है, यूपी में है, उत्तराखंड में है। तो क्या हमारे स्टेट में भी हिमालय रेंजेस है? हाँ है, बिल्कुल है। और इसका सही एग्जाम्पल है कि ये है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा हिमालय से रिलेटेड या शिवालिक हिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये पाया कहाँ जाता होगा? ये पाया जाता है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। अब इसको 3 भाग में बांटा गया है। 3 भाग में कैसे? सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है रामनगर दून। ये रामनगर दून है क्या? रामनगर दून शिवालिक हिल्स को 3 पार्ट में बांटे हैं, जिसमें से है पहला है रामनगर दून। और इसका आप दून के बारे में पढ़ेंगे मेरे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट, फिजिकल ज्योग्राफी में, मैं उसके बारे में सबके बारे में डिटेल बढ़ाऊँगी। लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पे बहुत कुछ बताने लगी एक एक वर्ड पे तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। जैसे देहरादून, दून फॉर्मेशन, उस तरह से रामनगर दून है, ठीक है। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो है संतपुर, इस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है, संतपुर है। अब जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है शिवालिक हिल्स रेंजेस में वो क्या है? सोमेश्वर रेंज। अब सोमेश्वर रेंज में क्या कहते हैं कि त्रिवेणी कैनाल से थोड़ी पास तक है। अब मुझे ये बताइए त्रिवेणी कैनाल कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चंस आ चुका है प्रीवियस ईयर में, आगे भी आ सकता है। कहाँ है त्रिवेणी कैनाल? आपसे पूछ रही हूँ। अब आपको जगह के बारे में पता है कि कहाँ होगा, क्योंकि मैं बात ही कर रही हूँ वेस्ट चंपारण के बारे में, तो मतलब है वेस्ट चंपारण में, ठीक है। जब मैं बात ही कर, और कौन सी नदी पे बना हुआ है त्रिवेणी कैनाल, ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर
अब मैं दूंगी, लेकिन जब मैं दोबारा अगले लेक्चर में जब मैं ये चीज़ें पढ़ाऊंगी तो मैं ये क्वेश्चन आप ही से पूछूंगी। ये बना हुआ है गंडक नदी पे, ठीक है। और ये थोड़ी पास क्या है? पासेस है, पासेस है इंडिया और नेपाल के बीच में। इंडिया और नेपाल के बीच में पासेस है। अब पासेस क्या होता है मैं बताती हूँ आगे चल के। तो ये है इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़ी पास, ठीक है। बाउंड्री बनाता है ये सब पासेस जो है। और ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट है पूरे बिहार का। कौन सा जगह है? सोमेश्वर फोर्ट। और जिसकी ऊंचाई कितनी है सी लेवल से? 874 मीटर। मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट है बिहार का, ठीक है, सी लेवल से। और इसका 874 मीटर है ये, ठीक है। और जो सोमेश्वर रेंज है, यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल पासेस हैं। नेचुरल पासेस क्यों बनता है? क्योंकि पासेस क्यों बनता है? क्योंकि फ्लो ऑफ रिवर की वजह से पासेस बन जाता है। और इस तरह के बहुत सारे पासेस की वजह से बिहार और नेपाल की बाउंड्री में बहुत सारे पासेस हैं, जिसमें अलग अलग पासेस, मैं 2-4 पासेस के बारे में बता देती हूँ यहाँ पे। एक है सोमेश्वर पास, जो है टूरी पानी रिवर में, ठीक है। एक है भिकना पास, जो है हरहा रिवर पे। एक है मरवत पास, यहाँ पे मैंने कुछ आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ। ये है हरहा रिवर पे, और ये है कूड़ी रिवर पे, ठीक है। तो ये जितने भी पासेस हैं, ये इंडिया और नेपाल के बीच में पासेस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें सबसे जो फेमस है ये थोरी पास, इसके अलावा ये सब पासेस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो तीसरी जो सबसे चीज़ है, अपने ए बताया, रामनगर दून, बी बताया, सी बताया, बताएंगे। तो जो सी है वो है हर्षा वैली, ठीक। ये कहाँ है? ये रामनगर दून और सोमेश्वर रेंज के बीच में। मतलब जो भी इस पेज में बताया गया है वो सारी चीज़ें वेस्ट चंपारण के बारे में बात की गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें शिवालिक हिल्स के बारे में बात की गई है, शिवालिक रेंजेस के बारे में बात की है, जो कि हिमालय का पार्ट है। और हिमालय हमारे स्टेट में, बिहार स्टेट में सिर्फ एक जगह पे है, जो कि है वेस्ट चंपारण। तो जो भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, अगर आपसे जगह पूछता है आप बताइए, एकदम लिखिए वेस्ट चंपारण, टिक कीजिए, आपको पूरे के पूरे नंबर, ठीक है। अब है कि जब हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न किया हमने ऊपर में फिज़िकल और स्ट्रक्चरल बेसिस पे, तो हमारा एक आया शिवालिक हिल्स और रेंजेस। अब दूसरा क्या आता है? दूसरा आता है जो दूसरी चीज़ आती है वो है बिहार प्लेन, ठीक है। अब बिहार प्लेन है, तो बिहार प्लेन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे कि ये बहुत ही फर्टाइल है, फर्टाइल प्लेन। गैंजेटिक प्लेन को बहुत फर्टाइल माना गया है। तो गंगा जी हमारे स्टेट से बीचों बीच जा रही है, लेकिन दो भाग, इक्वल भाग में नहीं बांटती हैं। ये आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि मैप देख के आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये बहुत फर्टाइल प्लेन माना जाता है गैंजेटिक, जहाँ से गंगा जी आ रही है और जहाँ पे वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, वो बहुत फर्टाइल प्लेन माना जाता है। क्योंकि जब इतनी सारी एक नदी है और इतनी सारी ट्रिब्यूटरीज नदी है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं कितनी सारी ट्रिब्यूटरी नदी है,
ठीक है। तो इतनी सारी जब नदी आती हैं तो ये अपने साथ साथ सेडिमेंट लाती हैं, सिल्ट लाती हैं। उसकी वजह से क्या होता है, प्लेन बहुत फर्टाइल हो जाता है। और जो यहाँ पे जो सॉइल है वो एलुवियल है। तो जब भी एलुवियल के बारे में बताया जाएगा कि एलुवियल सॉइल या प्लेन कैसा है, ये काफ़ी फर्टाइल माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी नदियों की ट्रिब्यूटरीज नदियाँ यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं अपने सिल्ट को, और जिसकी वजह से ये बहुत फर्टाइल हो जाता है। ठीक है। अब गंगा जी आपको बीचों बीच यहाँ पे दिख रही हैं। ये जो है यहाँ से बिहार के चौसा से, भागलपुर से निकलती हुई गंगा जी के साथ कितनी सारी यहाँ पे गंडक नदी आ रही। ये सब नदियों के बारे में एक मेरा अलग लेक्चर होगा, जिसमें कि मैं नदी का ओरिजिन बताऊंगी, कौन सी नदी पे कौन सा कैनाल है, कौन सी नदी पे कौन सा ब्रिज है। ये सब बहुत कुछ है जो कि क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, और बहुत ऐसा चीज़ नहीं है कि आप याद नहीं कर सकते या बहुत डिफ़िकल्ट है तो आपसे याद नहीं होगा। उसके लिए मुझे एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे जो मैं अभी बता रही हूँ वो मुझे बताने के लिए जो ज़रूरत होगी मैं वो बताती जाऊँगी। तो जो बिहार प्लेन का जो एरिया है वो अराउंड है 90,650, ठीक है, किलोमीटर में आएगा। जो पूरे बिहार का 96.27 है। तो आप ये बताइए कि पूरे बिहार में 96.27 तो हमारे पास बिहार प्लेन्स है, ठीक है, मतलब फर्टाइल लैंड है, ठीक। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है, अगर इतना फर्टाइल लैंड है तो बिहार इतना गरीब क्यों है, इतने लेबर्स क्यों माइग्रेट करके जाते हैं दूसरे स्टेट्स में काम करने के लिए। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका जवाब भी आपको पता है कि जब इतनी सारी नदियां हैं और नॉर्थ बिहार में आपको पता है हमेशा ही फ्लड, हर रेनी सीज़न में फ्लड, इंडस्ट्रीज़ नहीं बैठ पाना, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाना। इसके लिए मुझे एक अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत डीपली है कि अगर आप इतना वास्ट, आपकी स्टेट का 96.27% एलुवियल प्लेन है, तो आप क्यों नहीं बहुत एग्रीकल्चर में बहुत रिच क्यों नहीं है, ठीक है। हाँ, एग्रीकल्चर में हम उतना उगाते हैं जितना हम खा सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा उस तरह से नहीं होते कि मास स्केल पे हम दूसरे स्टेट को भेज रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैं अलग लेक्चर में डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि ये वीडियो जिस टॉपिक के लिए है उस टॉपिक पे होना चाहिए। और जो बिहार प्लेन का जो स्लोप है वो स्लोप भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब हर किलोमीटर पे 6 सेंटीमीटर का स्लोप दिख रहा है आपको, ठीक। तो बिहार प्लेन को 2 भाग में बांटा गया है। अब बिहार प्लेन को 2 भाग में क्या बांटा गया होगा, एक नॉर्थ बिहार प्लेन और एक है साउथ बिहार प्लेन, ठीक है। तो सबसे पहले बात हम लोग नॉर्थ बिहार प्लेन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, कि गंगा जी के ऊपर जो भी एरिया है, जो भी प्लेन है, वो है नॉर्थ बिहार प्लेन। यहाँ पे आपको दिख रहा है नॉर्थ साइड ऑफ गंगा, ठीक। यहाँ पे कौन कौन से डिवीजन आते हैं, तो डिवीज़न में यहाँ पे आते हैं तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, ये सब डिवीज़न यहाँ पे आते हैं। जब आप मैप देखेंगे पीछे जाके तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला तिरहुत का रीजन है, ये सारण का रीजन है, ये तिरहुत का रीजन है। मैं डिविजन्स पढ़ाऊँगी आपको, डिविजन्स पढ़ाऊँगी मैं आगे अभी, ठीक है। तो ये सब डिवीज़न यहाँ पे पढ़ते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी नदियों का ड्रेनेज है, जैसे कि है घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, कमला नदी, कोसी नदी, महानंदा रिवर। तो ये सब जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है, उनका ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ पे गंगा जी से मिलती है, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो ये सब रिवर वाले में चलेगा, ठीक है। मैं नॉर्थ बिहार प्लेन के बारे में, आपने देखा ये नॉर्थ बिहार प्लेन यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हर गर्मी के टाइम, रेनी सीजन में क्या होता है कि जो नदियां हैं, जिसके बाद जो मैंने अभी आपको बताया है, कोसी नदी तो सौरों बोला जाता है, ठीक है, कोसी नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी मैंने बताया था अभी, अब वेस्ट चंपारण से तिरहुत का त्रिवेणी कैनाल बना हुआ है यहाँ पे,
और बागमती नदी, कमला नदी, ये सब अपर बिहार, नॉर्थ बिहार के पार्ट है। महानंदा रिवर। तो ये सब जो रिवर है, ये सब नदियाँ में नॉर्थ बिहार में आपको पता है कि कितना बाढ़ आता है। तो बाढ़ इसलिए आता है कि जब वो नदी बहती हुई आती है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मिट्टी, बालू, जो भी अपने साथ साथ नदियाँ, वो सब सिल्ट जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं सिल्ट, अपने साथ साथ सिल्ट लेके आती है। ठीक है। और जब बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा हो जाता है तो क्या होता है कि ऑब्वियसली उनका जो रिवर बेड है वो बहुत ऊंचा हो जाता है। ठीक है। अगल बगल के प्लेन से सिल्ट जमा होते होते रिवर बेड बहुत ऊंचा हो जाता है। ठीक। तो उससे क्या हो जाता है कि फ्लड आने का चांसेस हो जाता है। ऊपर में नदी बह रही है, सब नीचे का प्लेन सारा आपका नीचे चला गया है। ठीक है। तो उससे बाढ़ आने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो इस वजह से नॉर्थ बिहार प्लेन बहुत ज़्यादा ही प्रोन है फ्लड्स के लिए। बहुत ज़्यादा फ्लड्स के लिए प्रोन है। और ये क्योंकि इसमें से जो कोसी नदी है, जो कोसी नदी मैंने अभी आपको बताया, ये कोसी नदी, कमला नदी, ये दोनों बहुत ज़्यादा फ्लड, इनकी वजह से फ्लड होता है नॉर्थ बिहार में। क्योंकि क्या होता है, अब इतना सिल्ट हो गया, अपना जगह बदल देती हैं, वो रास्ता बदल देती हैं। ठीक है। तो रास्ता बदलते जा रहा है, सिल्ट जमा होते जा रहा है, रास्ता बदलते जा रहे हैं और बाढ़ आते जा रहा है। अभी भी बिहार में बाढ़, अभी तो फ़िलहाल नॉर्थ बिहार में बाढ़ आने का एक और रीज़न है कि जो बहुत सारी नदियां हैं जिनका ओरिजिन नेपाल में होता है, वो अपना खोल देते हैं, अपना डैम्स। ठीक है। डैम्स खोल देते हैं। उसका कारण ये भी है क्योंकि बहुत बारिश हो रही है। कंट्री नेपाल क्या है, ऊपर है, हम लोग 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर के स्लोप में चल रहे हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली पानी नीचे आ रहा है। ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी हुई रहती है हमेशा बिहार में। और नॉर्थ बिहार प्लेन के बाद क्या है, साउथ गंगा प्लेन। अब साउथ गंगा प्लेन क्या है, जो भी प्लेन गंगा जी के साउथ में पड़ती है वो है साउथ गंगा प्लेन। ठीक है। और इसका एरिया टोटल कितना है, अराउंड, एरिया मैंने नॉर्थ गंगा प्लेन का नहीं बताया तो फिर कंफ्यूजन नहीं करते हैं। एक मोटा मोटी आपको पता रहेगा कि बिहार प्लेन का कितना है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें जो हिल्स पाए जाते हैं, इसमें बहुत सारे हिल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पहाड़ है, क्योंकि आपको पता है कैमूर, रोहतास, ठीक है, ये सब जगह में बहुत पहाड़ है। तो राजगीर, ये सब जगह पे पहाड़ है। तो यहाँ पे कौन कौन सा पहाड़ है, 12 बार हिल्स। ठीक। इसका इम्पॉर्टेंट रोल है हिस्ट्री में भी, जो कि आप हिस्ट्री के लेक्चर में आपको पता चलेगा। राजगीर का जेठियान हिल्स, ये सब साउथ गंगा प्लेन के बारे में बात हो रही है। ठीक है। गिरियाक हिल्स, खड़गपुर हिल्स, ठीक। ये जितने भी हिल्स मैंने अभी बात किया है, वो जितने भी हिल्स हैं वो सारे आउटलायर्स है, क्योंकि आपको पता है, आपको ये पता है कि ये सब छोटा नागपुर प्लेटू का रीजन बनेगा। यहाँ आके यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू है और झारखंड का। ठीक है। झारखंड में बहुत पहाड़ है, बहुत वन है। ठीक है। इसलिए इसका नाम झारखंड है। झार मतलब जंगल और खंड मतलब जहाँ बहुत सारे जंगल है। तो आप ये बताइए कि छोटा नागपुर प्लेटू यहाँ से शुरू हो रहा है, इधर से कहीं से, तो बहुत उसके इफ़ेक्ट में बहुत सारा ये हिल्स जो है, जो हिल्स मैंने यहाँ पे बात किया है, वो आउटलायर्स है कि यहाँ से पहाड़ आना शुरू हो गया है। ठीक है। ये आउटलायर्स है। और यहाँ पे जो स्लोप बन रहा है साउथ गंगा प्लेन में, ये स्लोप जो है वो
किस तरीके का है, वो स्लोप है गंगा जी की तरफ स्लोप है, ठीक है। ये स्लोप गंगा जी की तरफ से है और ऊपर का जो स्लोप था वो ठीक है। तो ये जो स्लोप्स हैं वो दोनों तरफ से गंगा जी की तरफ स्लोप बन रही है। और जो ये जो रीजन है ये जो रीजन है, हाँ यहाँ पे मैंने स्लोप बना रही थी मैं अभी, हाँ ये स्लोप दोनों तरफ है। ये जो रीजन है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो साउथ गंगा प्लेन के बारे में है कि ये काफ़ी स्टेबल है, ये स्टेबल है और यहाँ पे फ्लड प्रोन नहीं है, ठीक। कभी कभी फ्लड आ सकता है, ऐसा बहुत बारिश हो गई या जो भी कारण हो सकता है, बहुत सारे कारण होते हैं फ्लड आने का, लेकिन ये फ्लड प्रोन नहीं है। जिस तरह से नॉर्थ बिहार बहुत ही फ्लड प्रोन है, कोसी नदी, कमला नदी, ये सब की वजह से ये उतना फ्लड प्रोन नहीं है, ठीक है। साउथ बिहार प्लेन को बहुत सारे अलग अलग नाम प्लेन्स में बांटा भी गया है, जिसमें से एक है चंदन प्लेन, क्यूल प्लेन, ताल प्लेन, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, शाहाबाद प्लेन। तो ये सब चीज़ें उतना जानने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। ये सब चीज़ें जानने की ज़रूरत है तो मैं फोकस कर रही हूँ कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए और अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन से हमारा दिमाग ऑक्यूपाई नहीं हो जाना चाहिए। इस चीज़ का मैं खुद पढ़ती हूँ तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहती हूँ, तो मैं वैसे ही कर रही हूँ आपके साथ। और जो तीसरा जो है, एक था बिहार प्लेन, पहला था शिवालिक हिल्स, जो तीसरा जो है वो क्या है, सदर्न हिली रीजन। अब सदर्न हिली रीजन से आप नाम से पता चल गया होगा आपको कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। ये बात कर रहे हैं हम कैमूर और रोहतास की, ठीक है। कैमूर और रोहतास की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, आपको पता है बांका कहाँ है, आपने देखा बांका, ठीक है। तो हम बात कैमूर रोहतास में विंध्यान रेंजेस होने के साथ साथ इस पूरे एरिया में, ये बांका है, ठीक है, इस पूरे एरिया में विंध्यान रेंजेस है। ये पूरे एरिया में अभी मैंने जैसे बताया कि आउटलायर्स है यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। जो हिल्स पाए गए थे साउथ गंगा प्लेन में वो आउटलायर्स थे, तो ये आता है सदर्न हिली रीजन में, क्योंकि यहाँ पे आपका छोटा नागपुर प्लेटू शुरू हो जाएगा, उससे ऊपर का जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वो सदर्न हिली रीजन में आएगा, ठीक है। और ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरह के रॉक्स पाए जा सकते हैं, जिसमें कि कुछ मैं बता देती हूँ आपको। इसमें एक ग्नीज है, स्किस्ट है, माइका स्किस्ट हमने पढ़ा था अभी, ग्रेनाइट है, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया। और यहाँ पे जो प्रोमिनेंट हिल्स जो यहाँ पे पाए जाते हैं, अभी हमने बोला हिली रीजन है, तो प्रोमिनेंट हिल्स क्या है इस रीजन में, प्रोमिनेंट हिल्स क्या है हमारे पास, हमने साउथ गंगा प्लेन का पढ़ लिया, इसके क्या है, इसका एक है प्रेतशिला हिल, एक है रामशिला हिल, एक है जेठियन हिल्स, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सदर्न हिली रेंजेस के बारे में, और आपको पता है कि सदर्न हिली रेंजेस वहाँ पे क्यों हैं, ये आपको मैंने अभी बता दिया। नीचे झारखंड है, छोटा नागपुर प्लेटू है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम पीछे चलते हैं कि क्या हमें कुछ समझ में आया। ये था पहला इंट्रोडक्शन। 38 डिस्ट्रिक्ट से बना हुआ हमारा स्टेट, नदियों से भरा हुआ, फर्टाइल लैंड, एलुवियल प्लेन, ठीक है। मैंने सब कुछ बताया आपको, कितना पॉपुलेशन है, कितना एरिया है, ये सब कुछ।
आगे बढ़ते हुए हमने ये बताया कि जियोलॉजी क्या है बिहार की, मतलब किस तरह के रॉक से बना हुआ था बिहार। तो 4 थे, धारवाड़, विंध्यान, टर्शरी और क्वाटरनरी। कहाँ पाए जाते हैं, किस तरह के पत्थर वहाँ पे पाए जाते हैं, मिनरल्स मतलब रॉक फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया। फिर है फिजियोग्राफिक डिवीज़न। बिहार को 3 भागों में बांटा गया था, जो कि पहला था शिवालिक हिल या रेंजेस, जो कि कन्फाइंड था कि वेस्ट चंपारण के बारे में बात किया जा रहा है। दूसरा था बिहार प्लेन, ये कन्फाइंड था कि ये गंगा जी के ऊपर और गंगा जी के नीचे, साउथ और नॉर्थ के बारे में 2 बात में बाइफर्केट करके हमने इसको पढ़ा, नॉर्थ बिहार प्लेन और साउथ बिहार प्लेन, ठीक है। कौन से हिल्स थे, कौन सी नदियाँ हैं जो कि प्रोन है, फ्लड प्रोन है, ये हमने पढ़ा। और जो तीसरा था वो ये था कि सदर्न हिली रेंजेस, जो कि था एकदम सदर्न पार्ट बिहार का। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, जो कि मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने का खुद पढ़ने के तरीके और पढ़ाने के तरीक़ों में ऑब्वियसली डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और को समझा रहे हैं, सामने वाले को समझा रहे हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या क्या चेंजेस करना चाहिए, क्या पढ़ाने का तरीका आपको मेरा सही लगा, क्या आपको ये पर्टिकुलर जो चैप्टर था जियोलॉजी ऑफ बिहार, रॉक फॉर्मेशन एंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ बिहार, क्या आपको समझ में आया, और क्या आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम्स में, या फिर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ले आइए, आप देखिए कि क्या, या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, क्या आप देखिए कि क्या इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस तरह से जो भी आपका रिस्पॉन्स रहेगा आप मुझे बताइए, उस तरीके से मैं चेंजेस करना ज़रूरी है लाइफ में भी और स्टाइल में भी। तो पढ़ाने के स्टाइल में मैं चेंजेस करूँगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे डिविजन्स के बारे में, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, सॉइल्स के बारे में। तो वो अलग अलग लेक्चर्स होंगे, और जब आप वो लेक्चर पढ़ लेंगे उसके अलावा उसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक में, क्योंकि मेरा कोशिश रहेगा कि अगर मैं इतना टाइम ले रही हूँ तो आपको ऑब्वियसली कुछ दूँ, ठीक है। फिर थैंक यू।